Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. You are listening FM 101 हैदराबाद ट्यून into वन अबाब FM 101। आप सुन रहे हैं FM 101 हैदराबाद में हूँ आपके साथ मुजाहिद। मुझे उम्मीद है कि तमाम सुनने वाले यकीनन खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और नहीं होंगे तो मेरी आवाज़ सुन के अब आएंगे। वेबसाइट है radio.gv.p के फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है FM 101 चैनल पाकिस्तान। इसी तरह से सोशल मीडिया पे हमारे मकामी पेजेस हैं FM 101 हैदराबाद ऑफिशियल, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे है और फेसबुक पर है। आज एक खुसूसी प्रोग्राम जैसे कि हम करते हैं 11 से 12 जुमेरात 7 दिसंबर 2023 और विमेन अवेयरनेस के हवाले से हमारा खुसूसी प्रोग्राम होता है जैसा कि आज है। और आपने ये देखा होगा कि दुनिया भर में बहुत सारी ख़वातीन हर फील्ड में काम करके मुल्क और कौम की खिदमत कर रही हैं और पाकिस्तान में ख़वातीन अब बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार हैं और घर की मसरूफियात के साथ साथ मुख्तलिफ दफातर में काम करके अपना हिस्सा डाल रही हैं। और ये भी देखें जो ख़वातीन काम कर रही हैं घर में और बाहर, वो दीगर ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और इसमें अगर मैं ये भी कहूँगा कि अगर ख़वातीन को काम करने की जगह पर बेहतरीन माहौल फ़राहम किया जाए तो वो अपनी बेहतरीन सलाहियतें बरूकार लाकर काम करने की जगह और ख़ुसूसन अपने इर्द-गिर्द की जगह पाकिस्तान और हैदराबाद इसके तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। आप ये देखा होगा आपने कि हर जगह हर सतह पर अब जो है वो ख़वातीन मौजूद हैं और अपना काम कर रही हैं और इसी तरह से हमने उनके साथ-साथ काम करना है। आज ही ऐसी एक बहुत ही बाहिम्मत खातून हमारे साथ मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी सलाहियतों के बुरे-वकार लाकर बहुत सारी जगहों पर काम किया और आज एक बहुत अच्छे इदारे में एक डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रही हैं। सोबिया अली शेख इनका नाम है और मैं हूँ आपके साथ मुजाहिद। आप सुन रहे हैं FM 101 हैदराबाद। आइए इनसे मिलते हैं और इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया FM 101 का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और मुझे मौका दिया और वो भी इस तरह के प्रोग्राम में जहाँ पे मैं ये समझती हूँ कि शायद मेरी कोई बात, कोई एक जुमला ऐसा हो जो किसी के लिए एम्पावरमेंट का सबब बने, हिम्मत का सबब बने, ख़ासकर औरतों के लिए जिस सब्जेक्ट पे मैं काम भी कर रही हूँ, औरत के तौर पर प्रोग्राम्स भी करती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच मुजाहिद, मुझे इनवाइट करने के लिए। चलें अच्छा चलते हैं अब ये बताएँ कि आपका होम टाउन कौन-सा है, कहाँ पे है? और वहाँ से आपने कैसे मतलब तालीम हासिल की और यहाँ तक कैसे पहुँचे? और इस वक़्त जो है जिस दायरे में हैं उसके बारे में बताइएगा। मैं बेसिकली लाड़काना से बिलॉन्ग करती हूँ, और मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो लाड़काना की ही है। तकरीबन 2006 से 7 में हम लोग हैदराबाद शिफ्ट होके आए थे और तब से अब तक मैं यहीं पर हूँ। उसके बाद 7 से ऑनवर्ड मैंने कॉलेज भी यहीं किया है, यूनिवर्सिटी भी यहीं की है, ग्रेजुएशन, मास्टर्स मैंने सब यहीं से किया है। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद जैसा कि एक शौक होता है कि अब कुछ और अच्छा करने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करके बैठ नहीं जाना। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कोई अच्छी सी कमीशन के पेपर्स दे दूं और इस सिलसिले में मैंने सीएसएस की तैयारी शुरू कर दी। तो सीएसएस की तैयारी शुरू जब मैंने की और सीएसएस की तैयारी के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी जो बातें हैं, जो हिस्ट्री है वो मेरे दिमाग में आना शुरू हो गई और पढ़ाई से ऐसा ताल्लुक़ रहा, लिटरेचर से ऐसा ताल्लुक़ रहा कि चलते-चलते कुदरती तौर पर मुझे पता चला कि इस इदारे में एक वैकेंसी है। तो जैसे होता है जब वैकेंसी का पता चलता है हम सीवी ड्रॉप करते हैं, सीवी ड्रॉप की, मेरा इंटरव्यू हुआ। इससे पहले ये होता था कि मैंने अपने बाबा का स्कूल रन किया है 5 साल तक। अच्छा माशाल्लाह। जी, बेसिकली मैंने एज़ अ टीचर अपना करियर शुरू किया था, एज़ अ स्कूल ऑनर मैंने अपना करियर शुरू किया था। वावा के स्कूल में 5 साल टीचिंग करने के बाद मुझे मैनेजमेंट का भी एक्सपीरियंस हो गया, टीचिंग का भी एक्सपीरियंस हो गया। मेरे प्रेज़ेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो गए। तो ये एक तजुर्बा रहा मेरे लिए, लेकिन मैंने उसको करियर के तौर पे परस्यू नहीं किया, लर्निंग के तौर पर मैंने परस्यू किया, ताकि मैं सीखती रहूँ, ताकि मैं अपने अंदर स्किल्स बनाती रहूँ। कोई भी इंसान बुनियादी तौर पर, पैदाइशी तौर पे ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके नहीं आता। वो मुआशरे से अडॉप्ट करता है, वो एक्सपीरियंसेस से ये चीज़ें सीखता है, समझता है, कभी गलत फ़ैसले करके, कभी सही फ़ैसलों का जायज़ा लेते हुए, अपनी गलतियों का अंदाज़ा लगाते हुए कि अब क्या नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी अपने टीचिंग के करियर के दौरान, अपने स्कूल बिज़नेस के करियर के दौरान कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है। एक लिमिट आई जहाँ पे मुझे लगा कि औरत और सिर्फ टीचिंग, ऐसा क्यों?
ये मेरे अच्छा, ज़हन में एक बहुत बड़ा बड़ी सवाल था। अच्छा, हाँ, अच्छी हाँ, बात है। हाँ। आम तौर पे बोला जाता है कि औरत के लिए सबसे सिक्योर जो चीज़ है, हाँ, सबसे सिक्योर प्रोफ़ेशन है, वो टीचिंग है। तो ये सुनते-सुनते यहाँ तक कि मेरे बाबा ने मुझे ये कहना शुरू किया कि तुम लेक्चररशिप की तैयारी करो एसपीएससी की 17 स्केल की, और तुम उसमें बहुत अच्छी लगोगी। तुम्हारा प्रेज़ेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, और तुम साइकोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से जानते आती हो बच्चों की, तो तुम टीचिंग में अच्छी लगोगी। बाबा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। माशाअल्लाह। उन्होंने हमेशा मुझे बेटी की तरह कम और बेटे की तरह ज़्यादा ट्रीट किया, और यही रीज़न है कि मेरे और मेरे बाबा के बीच में तज़ाद भी बेटे और बाप वाला है, बेटी और बाप वाला नहीं है। तो वो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मतलब हम राज़ भी हैं। मुझे जब भी कुछ नहीं करना होता था और उनकी मर्ज़ी होती थी, मेडिकल के लिए उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा मैंने नहीं करना, अच्छा, मैं मेडिकल नहीं करूँगी, लड़की सिर्फ़ डॉक्टर क्यों बने? हाँ, तो कहा कि इंजीनियरिंग कर लो। मैंने कहा लड़की सिर्फ़ इंजीनियरिंग और डॉक्टर तक महदूद क्यों रहे, कुछ भी और क्यों नहीं कर सकती? इसी तरह लड़ते-झगड़ते, आते-जाते बाबा का बिज़नेस सँभाल लिया, तो बाबा को यकीन हुआ कि नहीं, लड़की बहुत कुछ कर सकती है, औरत बहुत कुछ कर सकती सही, है। सही। और एक बचपन वाला शौक होता है कि बाबा मैं चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसा काम करूँ कि मैं ऑफ़िस आपके साथ आऊँ और आपके साथ जाऊँ। वाह! तो वो भी एक रूटीन बन गया कि रोज़ सुबह बाबा के साथ आना, फिर वापसी बाबा के साथ जाना। तो ये एक सफ़र था, और फिर इस जॉब की मुझे वैकेंसी का पता चला, अपॉर्च्युनिटी का पता चला, मैंने अप्लाई किया, और अल्लाह का शुक्र है कि इस इदारे में मुझे बसंत हॉल के डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया। स्टार्टिंग में मैं कोऑर्डिनेटर थी, जी, जी। एज़ अ केयरटेकर, एज़ अ कोऑर्डिनेटर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, जी, जी। और फिर मैं काम करती गई, बिना इस चीज़ का ख़्याल किए कि मुझे इससे प्रमोशन मिलेगा। बस मुझे काम करके अच्छा लगा। बड़े लोगों के बीच में रहना, उनसे सीखना। अ, आमतौर पे मेरी उम्र की लड़कियों को अपनी उम्र के लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे अपने से बड़े उम्र के लोगों में बैठना, उनसे बातें करना, उनकी एक्सपीरियंस और तारीख समझना, ये एक मेरे लिए नई चीज़ थी। और फिर इस तरह जो है वो मैंने इस इदारे में कदम रखा, और इस पे काम करती गई, जो मुझे लगा कि इस इदारे को होना चाहिए, जो विज़न था। बेसिकली हमारा इदारा बसंत हॉल कल्चरल सेंटर जो है वो एंडोमेंट फंड ट्रस्ट का एक प्रोजेक्ट है। एंडोमेंट फंड ट्रस्ट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज ऑफ सिंध एक ऑटोनॉमस बॉडी है विच इज़ अप्रूव्ड बाय अ गवर्नमेंट, और इसको जो है वो हम प्राइवेट के तौर पे कह सकते हैं कि एक प्राइवेट इदारा है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, लेकिन ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, खुद मुख्तार बॉडी है, ये अपने आप से काम करती है। उसमें हम लोग जो है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल हेरिटेज, जैसे कि इमारतों पे पुराने जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर है, उसको प्रिजर्व करने पे, हमारे जो इनटेंजिबल हेरिटेज है, म्यूज़िक है, कल्चर है, आर्ट है, लिटरेचर है, ये सारी चीज़ें, पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, इन सब चीज़ों की प्रिजर्वेशन करना, कंप्लीटली जो कल्चरल हेरिटेज हेरिटेज में, तारीखी विरसे में जितनी सारी चीज़ें आती हैं, उन सब की प्रिजर्वेशन करना हमारे इदारे का काम है। अक्सर लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं सकाफती इदारे के साथ, कल्चर डिपार्टमेंट के साथ। हमारा कल्चर डिपार्टमेंट से इस सच मतलब इस तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारा इदारा अलग है। तो इस पे हम लोग काम करते हैं। राइट, बहुत ब्रीफ आपने अपने हवाले से बता दिया, बहुत ज़बरदस्त। और अ, ये आपने समझ लें कि बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं वो इस तरह से नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो कहती हैं कि नहीं, लेकिन आपके साथ एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि आपके वालिद ने आपको समझा। चाहे थोड़ी-सी नाराज़गी हुई, थोड़ी-सी बात हुई, लेकिन ये है कि अब वो मुझे लगता है कि इस स्टेज पे जहाँ आप हैं, तो वो अब आपसे ज़्यादा बहुत मतलब वो बहुत मोहब्बत बहुत भी हो गई ज्यादा होगी और खुलूस फखर भी आ करते गया हैं, होगा और फखर फ़ख्र भी करते हो हैं, गया होगा। फखर करते हैं। तो कोई एक जुमला वो कुछ कहते हैं अभी कि भाई पहले और आज में क्या फ़र्क है? मेरे बाबा ने मुझे एक चीज़ कही है कि मेरी सारी, हम 6 बहनें हैं माशाल्लाह से, हमारा कोई भाई नहीं है। जी, जी। तो बाबा ने बचपन से हमें कहा था कि मेरी तुम सब लोग 6 बेटियां नहीं हो, 6 बेटे हो। तो शुरू से मोटिवेशन ही वो चीज़ रही है, जब एक बाप अपनी बेटी को बेटी के तौर पे नहीं
बेटे के तौर पे सिखाते हैं। हमारे पास बहुत दर्दनाक अलमिया ये है कि हम समझते हैं कि बच्ची को, बेटी को औरत की माँ की छाँव में और बेटे को बाप के मतलब सरपरस्त किया जाए, ताकि उनकी नशो-नुमा उस तरह होती रहे। लेकिन मैं समझती हूँ कि जहाँ पर औरत इमोशनली बहुत वीक है, बहुत सी चीज़ों में औरत डर जाती है, तो वो अपनी बेटी को वो चीज़ बताएगी कि तुम्हें क्या नहीं करना। लेकिन जब वो एक बाप के साए में ज़्यादा देर रह के बड़ी होती है, तो वो अपने बाप को देखती है कि मेरा बाप किसी चीज़ से डरता ही नहीं है। वो धूप है, छाँव है, बारिश है, कुछ भी है, लेकिन वो चलता रहता है, उसने करना है। तो ये चीज़ जो है वो एक बेटी के लिए, एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जितना मर्द की सोहबत में ज़्यादा रहती है, उतनी ही उसके अंदर ताकत आती है। मर्द वाली स्ट्रेंथ को कॉपी करने की कोशिश करती है, और बाज़ औक़ात वो सक्सेसफुल इसीलिए हो जाती है क्योंकि वो मान लेती है, वो उसको तज़ाद के तौर पे नहीं लेती। जैसा कि आजकल हमारे मुआशरे में चल रहा है कि मर्द औरत बराबर होने चाहिए। एक तरफ हमारा अलमिया ये है कि मर्द ख़राब है, दूसरी तरफ हम बराबरी चाहते हैं, तो मतलब इक्वली ख़राब होना है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि दोनों मिलके एक साथ बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, चाहे वो बाप-बेटी हो, चाहे वो भाई-बहन हो, चाहे वो शौहर और बीवी हों। लेकिन अगर वो एक-दूसरे को मर्द और औरत के ज़मरे से निकल कर इंसान के तौर पर देखें, तो मेरे ख़्याल से उसके लिए सक्सेस बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो आपने तख़सीस बताई है ना, ये बड़ी अच्छी है, क्योंकि ख़वातीन को जितनी बच्चियाँ होती हैं उनको अपने वालिद के साथ इंटरेक्शन रखना चाहिए, ताकि वो किसी भी किस्म के डर को डर ना समझें, वो ये समझें कि ये रुकावट है। तो आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर बेटियाँ जो हैं बाप से बड़ी अटैच होती हैं, तो ये बहुत, तो बहुत शुरू में भी ज़्यादा। होती है, तो ये तो एक अटैचमेंट तो है ना, हाँ। तो फिर कैसे होगा? अटैचमेंट तो है? अटैचमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अटैचमेंट और सपोर्ट में भी बहुत फ़र्क है। राइट, राइट। अटैचमेंट और सपोर्ट 2 अलग चीज़ें हैं। कभी-कभी हम अटैचमेंट में इतने पॉसेसिव हो जाते हुँ, हुँ, हैं हुँ। कि हम तजुर्बा करने नहीं देते। मेरे बाबा ने कभी मुझे तजुर्बे से नहीं रोका। सही, सही। हाँ, शुरुआत में बहस होती है। जैसे आज तक मेरे बाबा कहते हैं कि मैंने सीएसएस में लगाया था तुम्हें, और तुम्हें किस चीज़ की कमी दी थी कि तुम नौकरी की तरफ चली गई। और मेरा इस चीज़ पे होता है कि बाबा, वो सारी चीज़ें जो आपने अब तक मेरे लिए की हैं, तो मैं लोग मुझे यही कहेंगे कि इसके बाप ने इसको ये चीज़ बना के दी है। मेरा अपना क्या हुँ। होगा? मेरी अपनी पहचान कैसे बनेगी? और मैं चाहती हूँ कि कभी लोग ये भी तो कहें कि ये सोबिया के वालिद हैं। हाँ, ये बड़ी चीज़ है। आप ये कहते होंगे अब वैसे। कहते हैं क्योंकि मेरे बाबा खुद एजुकेशन से वाबस्तगी रखते हैं और जी, जी, जी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के फाइनेंशियल प्रेसिडेंट हैं। जी, जी। तो इस वजह से भी उनको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि मैं रिसेंटली तकरीबन जनवरी में मैं पेरिस से जब वापस आई, हमारा माहौल लाड़काना की वजह से एक डाउनटाउन की तरफ की वजह से होने से ये था कि हमने कभी अकेले घर से बाहर भी कदम नहीं रखा था। जहाँ जाना है बाबा के साथ जाना है। यकीन करें, हमारे बाबा का जो मेरा मतलब हमारा स्कूल जो है, वो घर से सिर्फ 2 मिनट के वॉक पर है। लेकिन बाबा ने हमें गाड़ी में लेके जाना है, गाड़ी में लेके आना है, अपने साथ आना है, अपने साथ लाना अच्छा, है, ये अच्छा। चीज़ इतना ये होती है एक अटैचमेंट। लेकिन मुल्क से बाहर अकेले भेजना ये खानदान में हमारे किसी ने नहीं किया था। तो खानदान वालों की तरफ से अलग अप्रिसिएशन आना, मुआशरे की तरफ से अलग अप्रिसिएशन आना कि कल तक जो एक मामूली सी टीचर के तौर पे या स्कूल रन कर रही थी, अकेले मुल्क घूम रही है, तो ये बाबा सुनकर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप पेरिस गईं माशाल्लाह, तो ये जो सफ़र था आपका, ये निजी तौर पर था या कुछ आप सीखने गई थीं? या फिर आप ये बताएँ कि वहाँ आपने क्या देखा और यहाँ क्या देखा? मैं अगर मुजाहिद ऑनेस्टली बताऊँ, तो एक तो हमें ये इदारे की तरफ से डेलीगेशन मिला हुआ था पेरिस, फ्रांस के एक इदारे के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, स्पॉन्सरशिप है, जी, जी। हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम होते रहते हैं। तो अभी भी ये मेरे ख्याल से 10 दिसंबर से उनके वर्कशॉप्स स्टार्ट हो रहे हैं कराची आईबीए में। जी, जी। तो इसी वर्कशॉप के थ्रू जो है वो हमें ईएफटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंडोमेंट फंड ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पेरिस बुलाया गया था। तो उसमें हमें हमारे इदारे ने भेजा, मैं और मेरे साथ एक कलीग थी, वो भी फीमेल। जी, जी। बट वो क्योंकि शुरू से ही ट्रैवल करती रही थी, मेरे लिए ये चीज़ नहीं थी एक्सप्लोर करना। जो बहुत ख़ास बात मैंने वहाँ पे देखी थी, वो ये थी कि
हालांकि वो इतने बड़े ममालिक हैं, पैसा भी है, हर चीज़ है, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ मैंने देखी, वहाँ पे जो एक्सपीरियंस बतौर औरत मैंने किया, वो ये था कि मैंने वहाँ पर औरतों को भी दुकानें चलाते देखा। यहाँ पे अगर कोई औरत पर्स का शॉप खोल ले, जूतों का शॉप खोल ले, गारमेंट्स का शॉप खोल ले, तो मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में ऐब समझा जाता है ये, या शायद ऐसे बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे औरत को शॉप खोल के देने पे ऐब समझा जाता है। लेकिन वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे औरत इतनी एम्पावर्ड थी कि वो जो बिजनेस चाहे वो कर सकती है। और शायद यही एक रीज़न है कि उनके मुआशी हालात, मुल्की मुआशी हालात जो हैं, वो हमारे ममालिक से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनमें औरत का काम करना क्योंकि गलत नहीं समझा जाता, और उसके काम को इज्जत देना, किसी भी तरह का काम वो करती हो, चाहे वो दुकानदारी करती हो, चाहे वो वहाँ पे फल सब्जियां बेचते मैंने औरतों को देखा। तो ये एक बहुत मुझे हैरतनाक चीज़ लगी और खुशी की चीज़ लगी कि हमारे यहाँ अगर ऐसा हो कि औरत आज़ाद हो, कोई भी काम जिसमें वो अच्छी है वो कर सके, तो क्यों ना हो। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और एक बात मैं आपको मतलब थोड़ा-सा इसमें एक्सटेंड कर दूँ, कहते हैं ना बात से बात निकलती है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि अब ख़वातीन जो है मोटरसाइकिल भी चला रही हैं, दुकानों पे काम भी कर रही हैं। आपने जितने भी ये इदारे देखे हैं, उसमें भी ख़वातीन हैं, एग्ज़ीक्यूटिव हैं। तो थोड़ा तो मतलब तब्दील आ जाएगा जैसे आप हैं। कुछ थोड़ा-सा ये चेंज। ये इनफरादी तौर पर है, फर्दी तौर पर है। मैं समझती हूँ कि अगर खुद एक इंसान ये करना चाहे, देखें हमारे पास जहाँ पे ये है कि लाहौर से ये ट्रेंड शुरू हुआ कि लड़कियां बाइक चलानी शुरू हुई। लाहौर में पहली बार ये चीज़ हुई थी, फिर ये चीज़ अच्छा, कराची में आई, हैदराबाद में मैंने चंद एक लड़कियों सब को देखें। देखा है। तो ये तब आया जब एक जगह से स्टार्ट हुआ। अभी भी आप ऑनेस्टली ये बता दें कि क्या हमारा मुआशरा, इसमें 20% होंगे वो लोग जो वाकई किसी ट्रेजेडी का शिकार होंगे, हादसे का शिकार होंगे, वो औरतों को इन चीज़ों पे सपोर्ट करेंगे। सही बाकी के 80% हमारी जो आवाम है वो अभी भी ये बोलती होगी कमाल की लड़की है, है। इसको घर वाले कुछ नहीं बोलते, हाँ, घर हाँ, वालों ने हाँ। इसको कैसे आज़ादी दी हुई, ज़रूर इसकी परवरिश ठीक नहीं होगी, घर वालों के कंट्रोल में नहीं होगी। तो ये तो माइंडसेट है ना ये अभी ऐसी भी। आवाज़ें आती हैं वैसे। हाँ, तो फिर ये मतलब सोशल चेंज तो नहीं हुआ, ये तो इंडिविजुअल चेंज हुआ। हम इसको काउंट ही ना करें, क्या फ़ायदा है इसको काउंट करने का, जब तक ये सोशल चेंज बने और उन पे बातें ना बने। तो ये एक अलमिया है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन मेरा ये समझना है कि अब देखिए, तब्दीली तो आहिस्ता ग्रेजुअली आती है ना। हाँ, वो तो तो आती है। आप मैं ये और आपको ये हमें समझना होगा कि अब हम थोड़ा सा लोगों की मदद करें, हुँ, हुँ, इखलाकी तौर पर उनको समझाएं कि भाई ऐसी बात नहीं। इसमें हमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स करने चाहिए। जो खवातीन हमारे साथ हैं उनकी फैमिलीज को अगर आप हुँ, बुलाएंगे ना, हुँ, तो हुँ, फैमिलीज को बताया जाए। वो हुँ। कहते हैं ना कि अगर बच्चों को समझाना तो उनके वालिदैन को समझाएं। बहुत तो सही। उनको उनके जो वालिदैन को बुलाएँगे या उनके जो भी भाई हैं उनको बुलाएँगे, उनको ये समझाएँगे कि भाई ये भी आपके साथ हैं और ये आपका साथ बँटाएँगे और आपकी और हमारी तरक्की में इनका एक बहुत बड़ा काम है। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनमें ख़वातीन हर जगह काम कर रही हैं, तो उनका मोरल भी बुलंद है, खुशहाल भी हैं। हुँ, तो हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा ही कोई माहौल फ़राहम हो जाए, तो पाकिस्तान में जो ख़वातीन के लिए जो बात होती है, जो मामला होता है, वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा और वो पाकिस्तान जो है मज़ीद आगे चले जाएगा। ये तो बिल्कुल एक ठीक बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। चलें, अच्छी बात है। अब चलते हैं हम इस तरफ के आपके दायरे में हम जो आप तकरीबात करती हैं उसमें जाते हैं। तो इसमें आपको कितनी कामयाबी हुई? जहाँ तक मैंने देखा है कि आपके आने के बाद बसंत हॉल को बहुत ज़्यादा जो लोग पहचानने लगे हैं, फैमिलीज़ आने लगी हैं, बच्चे भी आने लगे हैं, ख़वातीन भी आज़ादाना वहाँ पर आती हैं, खाना-पीना होता है, बड़ी अच्छी तकरीबात होती हैं। अभी भी काफ़ी सारी आपने तकरीबात की हाँ, हैं। हाँ। इसके हवाले से थोड़ा-सा लोगों को बताएँ, सुनने वालों को, कि वो भाई आया करें, यहाँ बैठा करें, लोगों से मिला करें। जब तक देखिए मकालमा नहीं होगा ना, बातचीत, तो ये चीज़ें सही होंगी नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे एकदम से आप फ्लैशबैक में लेके गए, जब मैं 1 साल पहले, पिछले ही साल मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, जुलाई में, और मैंने जो पहला प्रोग्राम किया था वो 14th अगस्त सेलिब्रेट किया था हमने। 75th इंडिपेंडेंस डे जो था, उसमें हमने एक इनफॉर्मल सी इनॉग्रेशन की थी बसंत हॉल की। हमारा जी, जी। इरादा था कि इसको ग्रैंड लेवल पे करेंगे। वो हमारा एक सिंस कल्चरल पॉलिसी बनाने का एक इरादा था। सीएम ने हमारे सेक्रेटरी साहब को बोला था कि पंजाब की कल्चरल पॉलिसी है, बलूचिस्तान की, सिंध की कोई कल्चरल पॉलिसी नहीं है। तो हमारा इरादा था कि हम एक बहुत बड़ी ये सिंध की कल्चरल पॉलिसी इस तारीखी बसंत हॉल में बनाएंगे,
और वहाँ पे लोगों को बुलाएंगे और बताएंगे कि कल्चर क्या है, सिंध क्या है। तो ये हमारा इरादा था। और वो जो पहला प्रोग्राम मैंने जब किया था, यकीन जाने कि मैंने हालांकि अपने स्कूल के टाइम पे 300 की आवाम को होस्ट किया था, अच्छा। लेकिन जब पहली बार मैं स्टेज पे खड़ी थी और मुझे डीआईजी और कमिश्नर और बाकी पर्सनालिटीज़ को, डिग्नेटरीज को वेलकम करने का मौका मिला, तो मैं एकदम से चुप हो गई थी। मुझे नहीं पता था मुझे क्या बोलना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुझे सपोर्ट किया मेरे बॉस ने। ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ रही है मेरी ज़िंदगी में अच्छा। कि मुझे जब भी कुछ अच्छा सीखने को मिला है, मर्दों से सीखने से मिला है। मतलब मेरे जो बेहतरीन उसातज़ा हैं ना, वो सारे मेल रहे हैं, बाबा से लेके अब तक इस जॉब तक। मर्द हजरात का बड़ा अहम हाथ रहा है मुझे ग्रोथ देने में, मुझे सपोर्ट करने में, और क्योंकि वो हिम्मत देखी है। तो अभी भी जब मैं यहाँ पर प्रोग्राम्स करने मैंने शुरू किए, तो मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरह के प्रोग्राम्स करने वाली हूँ। ये सही सही। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैंने हिस्ट्री, जैसे मैंने मुमताज़ मिर्ज़ा की किताबें पढ़ी, तो मुझे पता चला कि कौन कौन सी शख्सियात थी जिन्होंने यहाँ पे अपनी तारीख बनाई है। इब्राहिम जोया साहब जैसे लोगों ने, उसके अलावा नबी बख्श बलोच साहब जैसे लोगों ने यहाँ पे अपने दिन दिए हैं, इस बसंत हॉल को जो है वो रन किया है। तो मुझे उस वक्त ये सब चीज़ें नहीं पता थी। जैसे जैसे मैंने तारीख पढ़ी तो मुझे पता चला, माजी से पता चला कि हाल क्या होना चाहिए। अच्छा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि अगर हम एक जगह पर हैं और हम उसको उसी तरह चलाते रहें तो वो कभी समझ नहीं आती, जब तक कि हमें उसका बैकग्राउंड ना पता हो। बसंत हॉल का बैकग्राउंड पता चलने के बाद जब मैंने यहाँ पे प्रोग्राम करना शुरू किए, तो मुझे पता चला कि ऑडियंस का मुझे अंदाज़ा हुआ। मैंने एवेल्युएट करना शुरू किया कि लोग किस तरह के प्रोग्राम्स को पसंद पसंद करते करते हैं। हैं। ऑडियंस बहुत ज़रूरी होती है आपके लिए। जब आप इस तरह के इदारे में हैं और आप इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ रिवाइव करनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सुनने वाले और देखने वाले कौन से लोग हैं। अगर आप रेडियो का एग्जाम्पल ले लें, तो आपको पता होगा कि आज के दौर में रेडियो अब तक वो लोग ज़रूर सुनते होंगे जो शुरुआत से अपनी उम्र से सुनते आए हों। सही। तो उनका एक रूटीन बन चुका है कि रेडियो सुनना है। कुछ उनके फेवरेट आरजेज होते हैं, किसी की आवाज़ उन्हें अच्छी लगती है, और जब वो आपको मैसेजेस करते हैं तो आपको पता लगने लगता है कि ये किस तरह की ऑडियंस है, इनको क्या पसंद आएगा, जी जी। मेजॉरिटी। तो आप इवेल्युएट कर लेते हैं। इसी तरह मैंने स्टार्टिंग के प्रोग्राम से लेके इवेल्युएट करना शुरू किया कि मुझे अपने प्रोग्राम्स में किस तरह का मार्जिन रखना चाहिए। अगर मैं इसको लिमिटेड बना लेती हूँ सिर्फ फैमिलीज तक, तो जो यूथ है हमारा वो पीछे रह जाएगा। फिर पीछे रह फिर जाएगा। फिर हमारी ऑडियंस नहीं जनरेट कर पाएगी, ये इदारा ऑडियंस नहीं जनरेट कर पाएगा। क्यों ना ऐसा हो कि जब उस यूथ को हम आने दें तो अगली बार वो अपनी फैमिली लेकर आए, तो ये एक राइट एक्सटेंड हो राइट। जाता है, ये बड़ी अच्छी बात। ये एक एक्सटेंशन मिल जाता है। तो हम ओपन इनविटेशंस देते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को। मैं तो डायरेक्टर एजुकेशंस को लिखती रहती हूँ कि भाई बच्चों का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैंने चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल किया, और उसमें मैंने जो ख़ास चीज़ रखी, मेरा जो इम्पोर्टेंट उसमें प्रोजेक्ट था वो ये था कि मैंने स्पेशल एजुकेशन के बच्चों को बुलाया था। वेरी गुड। ये अच्छा मैंने किया आपने। उनके रीजनल डायरेक्टर को लिखा, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया। अपनी टीम भेजी, उन लोगों ने आके हमें कहा कि हमारे बच्चे सिर्फ आना नहीं चाहते, वो पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं। वेरी गुड। और मुजाहिद उन बच्चों को मैंने देखा कि साइन लैंग्वेज के साथ वो नेशनल एंथम पढ़ रहे थे। वेरी गुड। वो लब पे आती है दुआ जो थी वो साइन लैंग्वेज में पढ़ रहे थे। वाह। हमारे पास रोमाना हुसैन जो कि चिल्ड्रन लिटरेचर की बहुत बड़ा नाम बड़ा है। नाम है उनका। अभी बेशक। उन्होंने कराची में 7 दिन का प्रोग्राम किया चिल्ड्रन लर्निंग फेस्टिवल का। पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल इस्लामाबाद में अभी 5 दिन का था, 4 दिन का, वहाँ पे भी उनके सेशंस थे। और मैडम मेहताब अकबर राजदी ने मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात कि मेरे बॉस ने मुझे एक ओपन ग्राउंड दिया था कि बाबा आपको जो समझ आता है आप करो। तो मैंने स्पेशल एजुकेशन का तजुर्बा करके देखा, इन बच्चों ने इतना एंजॉय किया। स्टोरी टेलिंग सेशन में जब मैडम रोमाना स्टोरी पढ़ रही थी, तो उनकी एक ट्रांसलेटर, स्कूल की एक ट्रांसलेटर जो साइन लैंग्वेज जानती थी, वो उनको ट्रांसलेट करके बता रही थी कि स्टोरी में क्या चल रहा है। तो वो दरख्तों को सिंबलाइज करना, उसकी इंटरप्रिटेशन करना, ये मेरे लिए नया तजुर्बा था कि मैं आगे कैसी एक्टिविटीज़ रखूं कि ये बच्चे उसमें बहुत आज़ाद हों, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले।
और सबसे बड़ी बात कि वो नॉर्मल बच्चों में बैठे थे, उनका नॉर्मल बच्चों के साथ जब इंटरेक्शन हुआ तो नॉर्मल बच्चे उनके साथ साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे ताकि किसी तरह कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेट हो तो जाए, हाँ। ये बहुत अच्छी बात है कि स्पेशल एजुकेशन को फिर हम शायद ये भी टर्म ना दें कि ये स्पेशल एड के हैं, ये साथ हैं। साथ है। ये एक बहुत यूनिक बात वहाँ पे आई। तो इसी तरह हम लोगों को गैदर कर सकते हैं, अवाम में भी हम, बड़ी अवाम में भी हम इसी तरह कर सकते हैं कि बैरियर्स ख़त्म करने के लिए हम नई चीज़ें लाएं जो नॉर्म्स के अगेंस्ट हों, जो रूटीन के अगेंस्ट हों, जो हर कोई ना करता हो, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ आम बन जाती है। ये आपने बिल्कुल सही बताया और आपने ये बड़ा अच्छा स्पेशल एजुकेशन के हवाले से बात की है और ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम ये देखते हैं और कोशिश करते हैं कि स्पेशल बच्चों को अलग रखा जाए और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको अलग रखा जाए। लेकिन आपकी जो गुफ्तगू से ये ज़ाहिर हुआ कि अगर इन दोनों को बाहम जो है वो साथ रखा जाएगा, तो वो भी उसी तरह एक्ट करेंगे, उसी तरह समझेंगे, उसी तरह माशरे के लिए बिल्कुल। कारामद होंगे, उसी तरह काम करेंगे। ये सबसे अच्छी आपकी हम्म। बात है। चलिए, आप सुन रहे हैं एफएम 101 हैदराबाद में हूँ आपके साथ मुजाहिद, तो हमारे साथ हैं वसंत हॉल के डायरेक्टर मौजूद हैं सूबी अली शेख और इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मैं इनसे एक सवाल ये करना चाह रहा था कि ख़वातीन जो हैं वो मतलब है कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो आगे आना उनके ज़रा मुश्किल हो जाता है। जैसे आप आए, आपको आपके वालिद ने साथ दिया। तो ऐसी बहुत सारी ख़वातीन सुन रही हैं, उनके लिए कोई ऐसा कोई चीज़ बता दें, कोई ऐसा सिलसिला बता दें कि वो डरें ना, कोई खौफ़ ना खाएँ, अपने घरवालों को भी समझाएँ, अपने जो उनके शौहर हैं या भाई हैं, ताकि उनको पढ़ने दिया जाए और काम करने दिया जाए। अ, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता है कि हम औरत को तो एजुकेट करें लेकिन साथ साथ उनके घरों में मौजूद मर्द को भी एजुकेट करें। हम उनको वो सर्वेस दिखाएं, हम उनको वो कैलकुलेशंस दिखाएं कि देखें ये चीज़ इस तरह से ग्रो कर सकती है। अगर के अना बहुत बुरी चीज़ होती है जिसको तोड़ने की ज़रूरत है, तो मर्द को ये बताना ज़रूरी है कि तुम भी इंसान हो, ये भी इंसान है। जब कुरान पाक में लिखा हुआ है कि मर्द और औरत किसी हैसियत से एक दूसरे से कम या ज़्यादा नहीं है। जी, जी। हालांकि लोग मानते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ में मर्द ज़्यादा स्ट्रांग है, औरत नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एक औरत के जिस्म से एक इंसान जन्म ले रहा है और सही। उस वक्त की वो अजियत वो माएँ ही जानती हैं हमारी जिन्होंने जन्म दिया है। बेशक। मैं मतलब मैंने सुना है ऐसा कि वो एक ऐसा लम्हा होता है कि औरत का एक पाँव कब्र में होता है, एक जी हाँ, जिंदगी में होता है। बिल्कुल सही। तो ये इससे बड़ा क्या एक लफ्ज हो, क्या एक सेंटेंस हो कि वो अजियत कैसी होती है, उससे भी अगर औरत गुजर कर आ जाए तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। तो औरत फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली उतनी ही स्ट्रांग और कैपेबल है जितना कि मर्द है। सही है। तो ये हमारे माशरे के हर मर्द को समझने की ज़रूरत है। अभी जैसे एक मेरे जवाब थोड़े लंबे होते जा रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंसेस ऐसे मैंने किए हैं कि हमने फरवरी में कलाशी एक डांस का अरेंजमेंट किया था अच्छा, अच्छा। और वो कबायली इलाका चित्राल का, हुँ, हुँ। वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मर्द और औरतें मिलकर वो ग्रुप बनाकर हमारे पास डांस और म्यूजिक के लिए आए अच्छा। थे। हाँ, हालांकि वो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि सिकंदर आजम का एक दौर था जब उसके साथ हम आए थे लश्कर के, फिर वो चला गया, हम यहाँ रह गए, ये कहानी मानी जाती है। अच्छा। तो सोचें उस एरिया में एजुकेशन इतनी आम नहीं है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है वो अभी भी गुफाओं में रहते हैं, अच्छा। इस तरह का उनका रहन सहन है। सही, लेकिन सही। उसके बावजूद अगर उन्हें ये पता है कि हमारी औरतें हमें कैसे सपोर्ट कर सकती हैं, हम मर्दों के तौर पे उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, जब एक अनएजुकेटेड तबका ये समझ सकता है, तो हमारे यहाँ तो एजुकेटेड लोग ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ एजुकेशन ज़्यादा आम है। तो मर्द को एजुकेट होने की ज़रूरत है इस चीज़ में। मेरा ख्याल है कि काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मर्द को भी और औरत को भी। ये एक साइकोलॉजिकल मसला है जो कभी किताबें पढ़ के समझ आती हैं चीज़ें, तो कभी आपको रूटीन वैसा रखना पड़ता है, कभी आपको प्रैक्टिसेस ऐसी करनी पड़ती हैं। मेरा ख्याल है ये फिर से एक इंडिविजुअल मैटर हो जाता है। हम इस चीज़ को मज़ीद अवेयरनेस इसी तरह ला सकते हैं कि जिस तरह आपने ये प्रोग्राम रखा है, जिस तरह इंटरनेशनल वुमेन डे है, इस तरह की तकरीबात में औरतों से ज़्यादा मर्दों को शिरकत करवाएं तो शायद ये चेंज आ सकता है। जब हम हाँ। वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई प्रोग्राम करें तो मर्द को भी उस प्रोग्राम में बुलाएं कि आप अपने व्यूज बताएं, तो शायद वो सोचना शुरू करे। जब उसके पास बोलने के अल्फाज ना हो तब वो सोचे कि मुझे बोलना क्या चाहिए और फिर उसके लिए प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए।
ये ज़्यादा आपने अच्छी बात की कि ख़वातीन के जितने भी प्रोग्राम्स हों, उनमें अगर उनकी फ़ैमिलीज़ को बुलाया जाए, ख़ास तौर पर उनके जो मर्द हैं, तो वो चीज़ों को ज़्यादा समझेंगे, सुनेंगे। असल में होता ये है कि उनको पता होता नहीं है। हुँ, बहुत सारी चीज़ों का उनको नहीं बिल्कुल, पता है। वो बिल्कुल। सुबह या जाते हैं, शाम को जब अपने काम करके आते हैं, लेकिन उनको चीज़ों का नहीं पता होता। तो इन तकरीबात से उनको अपनी इन चीज़ों का ज़रूर पता चलेगा। तो ये माशरे में बड़ा अच्छा एक चेंज आएगा और हम चाहते भी यही हैं कि जो हमारा माशरा है, वो अखलाकी तौर पर भी बहुत अच्छा हो जाए और काम करने दिया जाए। कहीं भी आप ये देखेंगे बाज़ औक़ात तो मर्दों के साथ भी एक हुँ, मसाइल हो जाते हैं, उनको भी काम करने नहीं दिया जाता, तो इसमें बर्दाश्त चाहिए और दूसरों को स्पेस दिया जाए। आम तौर ये पर दूसरों को स्पेस नहीं दिया जाता। ये है। तो इस बारे में आप बताएँ कि आजकल का जो माहौल है, उसमें ख़वातीन को कितना स्पेस दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? मेरा ख़्याल है कि आजकल औरतों के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अ, दोनों सेक्टर्स में अगर देखा जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में वुमेन कोटा का अगर हम सिस्टम देखें, इसका मतलब ये है कि औरतों के लिए स्पेस है और अब ये दौर है कि औरतों को वो लोग ज़्यादा चाहते हैं कि औरतें आगे आएँ, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम औरतों को उस जगह पे जाने नहीं देते। मैं आपको अच्छा, ऑनेस्टली बताऊँ, मेरी सिस्टर का भी म्युनिसिपल ऑफिसर के तौर पे उसका सिलेक्शन हुआ है, इंटरव्यू हुआ है। तो एक हमारे घर वाले भी तो हैं जो स्पेस दे रहे हैं, एक हमारा इदारा या हमारे इदारों जैसे बहुत से ऐसे इदारे हैं। क्योंकि देखें, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हर इंसान को पता है, हर मर्द को पता है कि औरत बेईमानियाँ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ पे मर्द करप्ट होते हैं, औरतें करप्ट होने से डरती हैं। उन्हें होता है कि भई मेरा एक औरत होने का ग्रेस है, ऐसा ना हो कि मैं चंद पैसों के लिए अपना ग्रेस खो दूँ। तो औरतों के अंदर ऑनेस्टी जो है, लॉयल्टी जो है, वो बहुत नेचुरल है। औरतों के अंदर ये कैपेबिलिटी है। हमारे पास स्पेस कम है लेकिन है ज़रूर। उस स्पेस को एक्सपेंड करना हमारा काम है। अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करना हमारा काम है। अगर आपको और मुझे एक स्पेस मिला हुआ है, एक ऐसा स्पेस जहाँ पे हम औरतों को प्लेटफ़ॉर्म दे सकते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करें। और जब हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना शुरू करेंगे और कंपटीशन बढ़ेगा, तो शायद ये चीज अगले को ज्यादा बाहिम्मत बनाएगी। हमारे पास स्पेसेस हैं, कम है लेकिन हैं। मेरा ख्याल ये है कि हम अगर बोलें कि ना के बराबर है तो मतलब नहीं है, ये नहीं है, लेकिन कम है। उसको हम अवेल बहुत कम करते हैं। कितने ऐसे इदारे हैं जहाँ पे औरतों का कोटा ज्यादा होता है लेकिन औरतें वहाँ अप्लाई नहीं करती। अच्छा, अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट के हिसाब से। और जहाँ तक अभी रिसेंटली डॉन में मैंने एक छोटा सा राइट अप दिया था कि टीचिंग के हवाले से, जैसे मैंने बताया कि सही। हमने महदूद कर लिया है ना कि औरत के लिए ये चीज़ है, औरत के लिए तो बस बाकी अपॉर्चुनिटीज को वो अवेल नहीं कर पाएगी। अगर मुझे मेरे घर वाले महदूद रख लेते कि नहीं तुम टीचिंग ही करोगी, और मुझे मेरे बाबा ने टीचिंग के बजाय बिजनेस में इन्वॉल्व ना किया होता, तो शायद मुझे नहीं पता चलता कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसी तरह हमें हमारे मर्दों और औरतों दोनों को बताने की ज़रूरत है कि दिमागी सलाहियत के तौर पे, जिस्मानी सलाहियत के तौर पे औरत बहुत कुछ कर सकती है। ऐसी भी तो सही। औरतें हैं जो स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा। ज़्यादा। हमारे जानने वाला, हमारे फ्रेंडशिप में एक इंसान, एक बंदा मैं ऐसा जानती हूँ जिसने अपनी बेटी को अभी टर्की भेजा हुआ है नेशनल माशाअल्लाह। इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट या फुटबॉल खेलने के लिए। ज़बरदस्त। ऐसे भी तो लोग हैं जो स्पोर्ट्स में भी अपने सिर्फ ये बेस्ट हैं। ऑफिस क्यों, स्पोर्ट्स है आपके पास, सिर्फ टीचिंग तक ना महदूद रहें। इंजीनियरिंग लड़कियां जब हमारी एक सीनियर हैं नीलोफर शेख, अपने कम्युनिटी में और अपने गांव में सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिस्ट वो थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ज़बरदस्त। हाँ, वो शिकारपुर शिकारपुर या खैरपुर खैरपुर यूनिवर्सिटी से आर्कियोलॉजी की, बाहर पढ़ने के लिए गई, पीएचडी करके आई बाहर सही, से, सही। फिर यहाँ पे आई। काफ़ी यूनिवर्सिटी, खैरपुर यूनिवर्सिटी की वीसी शिप मिली उनको, प्रिस्टन यूनिवर्सिटी, शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी की वीसी रह चुकी ज़बरदस्त। हैं। अभी हमारे इदारे में सेंटर फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च की चेयरपर्सन हैं। माशाअल्लाह। ऐसी औरतें भी हैं जो नॉर्म से हटके भी काम करती हैं, टीचिंग से हटके भी काम करती हैं, तो जगह बहुत हैं। हम सिर्फ वहाँ पे उनको छोड़ें। हमारा क्योंकि वास्ता कल्चर से पड़ता है, कल्चरल चीज़ों से पड़ता है। अब देखें औरतों का हुनरमंदी का काम, जी हाँ। उनकी एम्ब्रॉयडरी देखें, उनकी ब्लॉक प्रिंटिंग देखें, उनका अजरक पे एक काम देखें। नॉलेज, उनका उनका हाथ का काम देखें। सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पे प्रोडक्ट सेल आउट हों उनके। सही।
तो ये मतलब उनको प्लेटफॉर्म जितना कम दिया गया है उस कम को एक्सपेंड भी अगर हम लोग कर दें, ज़्यादा ना बना के दें, जो प्लेटफॉर्म उनके लिए है उसको एक्सपेंड कर दें, टीचिंग को सिर्फ टीचिंग ना रहने दें, उनके लिए वर्कशॉप्स अरेंज करवा के उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड चली जाएं, तो इस तरह से वो ग्रोथ कर सकती हैं। एक छोटी सी चीज़ मिली है उसको एक्सपेंड करना आपके ऊपर है। तो ये एक मेरा ख्याल है कि अलमिया है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारी ख़वातीन काम तो करें, लेकिन वर्कशॉप की कमी और उनका जो काम है, उनको कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हुकूमत की तरफ से दिया जाए कि आप ये अपनी जितनी प्रोडक्ट है, अजरक है या दिसलम जो भी वो काम बनाती हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट पहले बनाए जाते थे और घर में ख़वातीन को काम करने का मौका दिया जाता था। हुकूमत उनकी चीज़ें लेकर सेल आउट कर देती थी, तो बिल्कुल। उनको भी पैसे मिल जाते थे और हुकूमत को भी पैसे मिल जाते थे। लेकिन बहरहाल उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, इंशाल्लाह ऐसा भी होगा। जो भी लोग हमें सुन रहे हैं हुकूमती सरपरस्ती में, वो उनको ये चाहिए कि वो इस सिलसिले में सोचें ज़रूर। और अब चलते हैं एक और प्रोग्राम की दूसरी तरफ। अच्छा ये बताएँ कि इतने सारे काम के बाद घर पे टाइम कैसे देती हैं और एन्जॉय कैसे करती हैं? क्योंकि आपका काम ज़्यादा है। पूरे दिन आप काम करने के बाद आदमी थोड़ा-सा फेड अप हो जाता है कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ? कल मुझे फिर आना है, फिर दूसरे काम करने हैं। तो घर है, फिर एन्जॉयमेंट है और फिर किताब के हवाले से ये बताइए कि आजकल आप क्या पढ़ रही हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। फेड अप वो लोग हो जाते हैं जो अपनी नौकरी को 9 टू 5 लेते हैं, सैलरी मिल रही है, काम हो रहा है, अप्रिसिएशन हो रहा है, अप्रेजल सही। मिल रहा है, बस इसी तरह। आप खुद देख सकते हैं कि एक सकाफती मरकज को चलाना हुँ। आसान चीज़ नहीं है, उसके लिए आपके खुद के अंदर इंटरेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, नई हाँ। चीज़ें। तो मैं समझती हूँ कि किताब को अगर खुराक के तौर पे लिया जाए तो रूटीन बन जाता है किताब को पढ़ना। आजकल मैं हाँ, पढ़ रही हूँ उमर ख़याम की समरकंद, लिखी अमीन मालूफ ने है। ज़बरदस्त। और वो उमर ख़याम की स्टोरी पर है, समरकंद के नाम अच्छा, से। अच्छा। बहुत खूबसूरत किताब है। और उसको पढ़ने से एक नई चीज़ जो मेरे सामने आई कि समरकंद के शहर का आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत है, ये है, वो है। तो इस तरह अच्छा, की अच्छा। चीज़ें, घूमने का शौक। और घर का जहाँ तक है, तो मेरे घर वाले खुद इतने अंडरस्टैंडिंग हैं। मैं एक ऐसा वक्त भी आया है, अगर मैं नवंबर की आपको बात बताऊं, मैं वीकेंड्स पे भी घर पे नहीं थी। अच्छा। मैं वीकेंड्स पे भी घर पे नहीं थी। आउट एंड बैक कराची से करना, इधर आना उधर जाना, अच्छा, ये अच्छा। सारी चीज़ें। तो ऑटोमेटिकली मेरी फैमिली समझ चुकी है कि ये इसी चीज़ के लिए बनी थी। अच्छा। तो फिर एक होता है कि फैमिली को टाइम दे देना। मैं यहाँ से जब घर जाती हूँ तो 2 घंटे मेरे लाजमी होते हैं जिसमें अम्मा और बाबा को साथ बिठा के मैं कचहरियाँ बातें करती रहती हूँ, सही, ये अच्छी बात बहनों है। के साथ घूमते फिरते मस्ती मजाक कर लेती हूँ। और ये एक बड़ी अजीब बात है कि मैं जब घर पे नहीं होती तो मेरे घर वाले मुझे मिस तो बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा। पूरे दिन में भी अगर मैं बाहर रहती हूँ और मैं रात को कभी इवेंट है, मैं 10 बजे आ जाती हूँ, तो बड़ा लाड होता है मेरा घर पे कि अच्छा, पूरे दिन की थकी हुई आई है, बातें अच्छा। करना, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन आया, मजा आया या नहीं आया, तुम्हें किसी ने कुछ बोला। तो ये एक ऑलरेडी मेरा रूटीन सेट है। अच्छा। यहाँ तक कि मैं जब शहर से बाहर भी होती हूँ और जब मैं ट्रेनिंग्स और ये सब चीज़ों से घर आ जाती हूँ, वापस कमरे में आ जाती हूँ, तो सबसे पहले मैं घर वालों को वीडियो कॉल करती हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस बताती हूँ, फिर बोलती हूँ अब मैं सो रही हूँ। तो ये अच्छा। एक रूटीन है कि जब तक मैं घर पे चीज़ ना बता दूँ या खुद इस चीज़ को मैनेज ना करूँ, मुझे पता है कि मेरा काम मेरे लिए ज़रूरी है। इतना ही मुझे इस चीज़ का भी एहसास है कि मैं अपने घर वालों के लिए कितनी ज़रूरी हूँ। तो ये हो जाता है मैनेज। अच्छा ये बताएँ कि देखें बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं, जैसे आपने वालिद के बारे में बताया, वालिदा हैं, बहनें, तो आपकी जो अटैचमेंट है घर वालों से ज़्यादा है या कोई आपकी सहेली से ज़्यादा है? अटैचमेंट मतलब है कि बहुत सारे लोगों से कम होती है, कभी-कभार घर वालों से भी नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है घर वालों से ज़्यादा है। मैं अभी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि या तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ अच्छा। कि मेरी सारी बहनें माशाल्लाह से छोटी हैं, मासूम हैं, चंचल हैं। तो उनको देख के अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा जैसे मैं बोलूँ कि अटैचमेंट, तो अभी मैं उस फेज़ में हूँ जहाँ पे मैं डिटैच होने की कोशिश करती हूँ, अच्छा। खुद को स्पेस देने के लिए। अटैचमेंट तो हमारी बचपन से रहती है। हाँ। तो ज़रूरी होता है उस अटैचमेंट से डिटैचमेंट तक आना, ताकि हम नए इंटरेस्ट ले नहीं सकें। इंटरेस्ट ये सही है। मेरी अपनी दोस्तों के साथ रोज़ की बातें, रोज़ की ग्रुप का चैट, रोज़ का मिलना, ये सारी चीज़ें बहुत कम मैंने इसलिए कर दी हैं क्योंकि मेरा ख़्याल है कि ये वो चीज़ें हैं जो कभी भी आप
आपके अंदर वो इंटरेस्ट होना चाहिए, शौकपना होना चाहिए कि किसी भी उम्र में आप वो चीज़ कर लें। लेकिन ये जो एक सीरियस एज है जहाँ पे आपको अपनी ग्रोथ करनी है, तो आपको डिटैच होना पड़ेगा। होना पड़ेगा। आप अटैचमेंट्स की वजह से वीक हो सकते हैं, आप छोटी-छोटी बात पे प्रेशराइज़ फ़ील कर सकते हैं और फिर आप अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग नहीं बना बना सकेंगे। अगर आप अटैच रहेंगे तो आप डिपेंडेंट बन जाएँगे। सही। मैं अपने बाबा के साथ हद से ज़्यादा अटैच्ड हूँ और मैंने सबसे ज़्यादा कोशिश भी उनसे डिटैच होने की, क्यों? कि मुझे उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाना था, कि क्योंकि हम बेटियां हैं, हमको एक दिन पराए घर जाना है। तो वो जब आप बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं ना, तो फिर मतलब आपको वो दूरी शुरुआत में बहुत तोड़ती है। तो अभी अगर थोड़ा डिस्टेंस बनता जाएगा तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत आसान है कि हम बाद में इसको मेंटेन कर सकें। तो मैं समझती हूँ कि ये जो एज है ये अटैचमेंट के बजाय डिटैचमेंट की है। अगर आपको